हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, स्पेशली वीकली टेस्ट रहेगा जिसे आप ने जो भी वीक में पढ़ा और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको आप समझ पाएंगे। और जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आप वीक है उसको हम फिर से आपको रिवीजन करवा देंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, क्लासरूम जो भी टीचिंग है, देन टेस्ट रिगार्डिंग जो भी डाउट है सभी कैटर कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग पोल्यूशन। तो आप इस फोटो से समझ ही पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो हम देख सकते हैं, स्पेशली जो सिटी एरिया है उसमें। तो ये जो पोल्यूशन है इसका सल्यूशन क्या है? तो इस पोल्यूशन का सल्यूशन है बायो रिमेडिएशन। तो अभी क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको हम समझेंगे। तो बायो रिमेडिएशन के ऊपर पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है। तो जो ये आर्टिकल है इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है या फिर सब्सटेंटिव पार्ट है, पहले वो देखते हैं हम क्या है। तो कोर प्रॉब्लम क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखे जा रहे हैं। वो चाहे आपका लैंड हो या फिर वाटर हो या फिर एयर हो। तो रिवर लाइक गंगा, यमुना रिसीव अनट्रीटेड सीवेज। तो बहुत जो गंदे होते हैं आपके हाउस होल्ड के हो, इंडस्ट्री के हो, तो सभी सीवेज क्या होते हैं आपके रिवर में रन ऑफ हो जाती है। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर जो है कंटामिनेट होते हैं विथ ऑयल लीक्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो खेत में यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट अदर हैवी मेटल्स की वजह से। तो लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड क्या है? जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर क्लीन अप, तो उसमें पहला तो है टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। और इसी के साथ क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूशन को भी जनरेट करता है। जैसे पोल्यूशन को क्लीन अप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसमें अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा तो उसको एनर्जी देने के लिए फिर जो एनर्जी हम बनाएंगे उसमें कोयला जलाना पड़ेगा, तो उससे फिर क्या है एयर पोल्यूशन होगा। या फिर जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट अगर अलग देखें तो क्या एग्जाम्पल है, जैसे जो आपकी वेस्ट है सिटी एरिया में, तो सिटी एरिया से वेस्ट को उठा के कहीं और आपका डंप कर देना, तो वो क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट को जनरेट करता है, वेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो द प्रपोज सोल्यूशन क्या है? बायो रिमेडिएशन। तो अभी बायो रिमेडिएशन लिटरली क्या मीन करता है? रिसॉर्टिंग लाइफ थ्रू बायोलॉजी। तो जो लाइफ है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू और बाय यूजिंग बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है, अलगेई है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होता है कि ये इसको डिकम्पोज करके उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक एसिड्स इनमें तब्दील कर देते हैं, जिससे क्या होता है लैंड में हो या फिर आपके वाटर में जो कंटामिनेशन रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैकेनिज्म क्या है? द ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइजेस पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट को ख़त्म कर देती है और आपके दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देती है। तो कन्वर्ट करती है टॉक्सिक हैवी मेटल्स इनटू लेस डेंजरस फॉर्म, जो क्या होती है ग्राउंड वाटर में लीच नहीं होती है। तो टाइप्स ऑफ बायो रिमेडिएशन अगर देखें तो दो तरह का, जिस तरीके से कंजर्वेशन दो तरह का होता है उसी तरीके से बायो रिमेडिएशन भी हम दो तरीके का देख सकते हैं। एक है इन सीटू। इन सीटू क्या होता है? जो कंटामिनेटेड साइट है उसी में क्या करना, आपके जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होती है, समझ लीजिए कि कोई आपका शिप का एक्सीडेंट हो गया कोस्टल रीजन में और उस शिप से बहुत सारा ऑयल स्पिल हुआ और जो वाटर है वो कंटामिनेट हो गई। तो उस ऑयल स्पिल को ख़त्म करने के लिए हम ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया जो है या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ओसिन स्पिल को ख़त्म करने के लिए। तो ये हो गया इन सितु, उसी जगह पे करना। एक्स सितु क्या है? जो कंटामिनेटेड मटेरियल है लाइक वाटर है या फिर आपका सॉइल है, उसको उस पर्टिकुलर
जो साइट है वहाँ से रिमूव करके उसको फिर आप लैब हो या फिर कोई जगह है वहाँ पे ट्रीट करके वापस उसको क्या किया जाता है, रिटर्न उसी जगह पे पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी का विथ कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जैसे अलगई है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इनको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको सक्षम बना सकते हैं। तो इसमें जो आपकी जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं तो उसको जीएम या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई करके माइक्रोब्स को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जो डिग्रेड हुआ है प्लास्टिक, ऑयल रेसिड्यू वगैरह को ख़त्म किया जा सके इफ़ेक्टिवली। तो इसमें नो डाउट कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो चाहिएगी, ट्रायल बेसिस पे चीज़ों को करना होगा, तो इनिशियली इसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट रहेगा। तो इंडिया का करंट पोजीशन क्या है, स्टिल लार्जली इन पायलट फेज़। तो ये चीज़ें अभी भी हमारे देश में अगर देखें तो पायलट फेज़ में है। और कौन सी की इंस्टीट्यूशन है जो जुड़ी हुई है जेनेटिक्स को मॉडिफाई करने पे या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को या फिर माइक्रोब्स को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है जो सपोर्ट कर रही है प्रोजेक्ट्स वाया क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। फिर CSIR जो है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CSIR के अंडर, वो भी इन प्रोग्राम्स में काम कर रही है। फिर IIT के जो रिसर्चर्स है वो भी इनमें काम कर रहे हैं। फिर स्टार्टअप्स है जैसे लाइक BCIL, फार्म्स लाइक बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। तो ये जो आपके फार्म्स है, स्टार्टअप्स है, ये भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अभी ये जो पोल्यूशन का पूरा मुद्दा है, इसका हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है वो क्या है। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा में अगर देखें तो वेस्ट जो था लार्जली ऑर्गेनिक वेस्ट होती थी, और ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है और ये आपके सॉइल में फिर से जो इसका न्यूट्रिएंट्स रहता है वो लीच हो जाती है और मिल जाती है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो बायोडिग्रेडेबल रहती है लार्जली ऑर्गेनिक होने की वजह से। और जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी होती है वो भी मतलब इंट्रिंसिक खुद में ही रहता है, खुद से ही रिसाइकल हो जाती है। लेकिन जब 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें आपके सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ करना, प्लास्टिक्स यूज़ करना, कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स या फिर हैवी मेटल्स को यूज़ करना इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस है। तो ये आपके पानी में डाइल्यूट हो जाना या फिर कहीं मिट्टी में डंप कर देना। फिर लेट 20th सेंचुरी में अगर देखें तो ग्लोबल लेवल में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ और उसी समय ये चीज़ों को भी खोज किया जाने लगा कि किस तरीके से हम बायो रिमेडिएशन के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बायो रिमेडिएशन के ज़रिए वेस्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं। और करंट एरा में देखें तो शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल टू वेस्ट मैनेजमेंट आया है ताकि हम रिसोर्स को क्या कर सके, रिकवरी कर सके। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट भी हम इसमें देख सकते हैं। फिर चैलेंजेस अगर देखें तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके हम जो भी बायो रिमेडिएशन लाएंगे उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। एक तो रेगुलेटरी एंड सेफ्टी का गैप है कि हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे उसका एक अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। वो जो नेटिव स्पीसीज होगी मिट्टी में या फिर आपके वाटर में, उनको डिसरप्ट करके इकोलॉजी का बैलेंस जो है उसको बिगाड़ सकती है। फिर इसमें एक जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको स्केल अप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगेगा। तो अभी तो पायलट फेज़ जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो वाइड स्प्रेड जो एडॉप्शन है अभी तक नहीं हुआ है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस भी कम है। तो अभी सभी का मन में ये एक थ्रेट है कि माइक्रोब्स है मतलब क्या, एलियन स्पीसीज़ है, ये कुछ बीमारी फैलाएंगे। तो उस वजह से क्या है, एक रेजिस्टेंस देखा जाता है इनके खिलाफ। टेक्नोलॉजिकल जो आपका लिमिटेशंस है तो वो भी हम देख सकते हैं कि नॉट ऑल पोल्यूटेंट्स, तो सर्टेन हैवी मेटल्स आर इजीली बायोडिग्रेडेबल। तो सभी जो आपकी पोल्यूटेंट है वो ख़राब नहीं है, वो खुद से क्या है, डिसॉल्व हो सकती है। प्लस इसको जो भी हम बायो रिमेडिएशन का मेथड यूज़ करेंगे उसको मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, ये आप में एक प्रॉब्लम रहेगा। फिर इंटीग्रेट करने का जो सिस्टम है कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करना, जैसे अर्बन प्लानिंग में जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ अलाइन करने में कुछ चैलेंज आ सकती है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, बायो रिमेडिएशन ऑलरेडी बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना ताकि हम पोल्यूटेंट्स को ख़त्म कर सके। इन सितु बायो रिमेडिएशन बता दिया, एक्स सितु भी बता दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी मैंने ऑलरेडी बताया है।
राइजो रिमेडिएशन क्या है, इससे क्या है जो सॉइल की पोल्यूशन है उसको ख़त्म की जा सकती है। जैसे राइजोबियम एक आपका सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है, जैसे एर्जेटोबैक्टर हो, राइजोबियम हो, ये सभी। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस where माइक्रोब्स मेटाबोलाइज पोल्यूटेंट। तो जो बायो रिमेडिएशन है उससे हम उसको इस्तेमाल करके हम बायोडिग्रेडेशन करेंगे और उससे जो पोल्यूटेंट है वो क्या हो जाएंगी, आपकी ख़त्म हो जाएंगी। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो आज के समय पे हमें ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंटल प्रैग्मेटिज्म को ध्यान दें और उसके हिसाब से क्या है जो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है उसको हम एक्सेस करें। देन है रीस्टोरेटिव जस्टिस। तो अभी जो भी पोल्यूशन हुआ है उसको, जो भी हमने इतना डिस्ट्रॉय किया है उसको रीस्टोर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक जो आपका इकोसेंट्रिक व्यू है उसको लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स लेने हैं रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसको भी लेना ज़रूरी है। बाकी इसमें अगर डायमेंशन देखें पोल्यूशन का तो सोशल में डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ हम देख सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती है, फिर सॉइल के वजह से जो डिजीज़ होती है। पॉलिटिकली देखें तो डिफरेंट मिशंस लाइक स्वच्छ भारत, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लिया गया है, लेकिन इसमें आपका अभी भी क्या है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल वगैरह को एनफोर्स करना ज़रूरी है। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिएगा। लीगल में देखें तो बायोसेफ्टी गाइडलाइंस को निकालना ज़रूरी है, आईपीआर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एथिकली देखें तो ये जो भी पोल्यूटेंट है उनको दूर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और आपका जो एक इकोसेंट्रिक व्यू है वो रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इंटरनेशनली देखें तो चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन ये ऑलरेडी माइक्रोब्स को यूज़ कर रही है। और इकोनॉमिकली देखें तो ये आपका क्या है, वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो रिमेडिएशन, या फिर सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को हम ला सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे आप, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और 11 की और 12 की केमिस्ट्री में तो सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, बस थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स उससे समझना है। बाकी सिलेबस के डिफरेंट पार्ट से ये लिंक है, सोसाइटी के साथ कैसे लिंक्ड है, जो हमने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक्ड है, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। मतलब जो भी पढ़ा उसी को आपको लिंक करके देखना है। ओके, वे फॉरवर्ड में एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाना है, बायो रिमेडिएशन प्रोटोकॉल रखने हैं, रीजनल हब्स बनाने हैं डिफरेंट रीजन में ताकि हम मिट्टी को और पानी को बचा सके। बायोसेफ्टी का फ्रेमवर्क भी लाना ज़रूरी है ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं सॉइल का जो हेल्थ है उसको हैम्पर ना करे। और एक पब्लिक अवेयरनेस लाना भी ज़रूरी है रिगार्डिंग माइक्रोब्स। तो आज का पहला जो आर्टिकल है वो एनवायरनमेंट के ऊपर था और दूसरा भी मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर ही लिया है। तो इसमें स्पेशली ब्लू प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ब्लू से समझ में आ गया कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ है या फिर जो हमारा कोस्ट लाइन है उसको प्लास्टिक पोल्यूशन से फ्री बनाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ है। तो कोर थेसिस यही है कि जो हमारी ब्लू रिसोर्सेस है वो देश को प्रोस्पेरिटी देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ देती है, फिर आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देती है, फिर आपके जो रूरल पॉपुलेशन है उनको इकोनॉमिकली साउंड बनाती है। तो इसीलिए अभी क्या है, जो ब्लू आपकी रिसोर्सेस है उनको प्लास्टिक फ्री बनाना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर सभी को ख़राब करेगा। तो द प्लास्टिक आइलैंड केस स्टडी, तो ये प्लास्टिक आइलैंड केस स्टडी में क्या है, नॉर्वे में आपका एक आइलैंड हुआ करता था, अभी भी है, जिसमें आपका प्लास्टिक जो था भर गया था लास्ट 50 ईयर्स में, बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गया था। बाद में इसको 2021-22 में इसको साफ़ किया गया और बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखा गया प्लास्टिक का जस्ट 1 ईयर में ही। तो इसी के बाद क्या हुआ, नॉर्वे के द्वारा हम इंस्पायर हुए और बायलैटरल कोलैबोरेशंस भी नॉर्वे के साथ किया गया। इंडिया नॉर्वे मराइन पोल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्ट फोरम 2025 बॉम्बे में बनाया गया। तो अभी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मुझे लगता है कहीं, मुझे ध्यान में आ रहा है कि कहीं पूछा गया था ये। ओके, तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में वही है, मैरीटाइम पोल्यूशन इनिशिएटिव लेना है विथ नॉर्वे। और इससे क्या है, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजिकल कॉस्ट एक देख सकते हैं, इकोलॉजी भी बचेगा और इकोलॉजी बचा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, फिशरी, टूरिज़्म, ये सभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर इकोलॉजी ख़राब हुआ तो फिशरी, टूरिज़्म ये हैम्पर होगा। अभी इस टॉपिक का थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या है, प्लास्टिक का इनोवेशन हो गया था।
तो उस समय तो ज़्यादा प्लास्टिक नहीं था, 2 मिलियन टन एनुअली आता था। लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 50 से 70 के बीच में देखें तो 4.50 जो मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक है वो हम देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड पैकेजिंग का जो नीड्स बढ़ने लगा पॉपुलेशन बढ़ते के साथ ही। तो 1980 से 1990 के बीच में ये रिकग्निशन मिला एंड ये स्प्रेड के बारे में पता चला कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और उसके बाद 2004 में माइक्रो प्लास्टिक जो है उसके बारे में भी पता पड़ा कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो आपकी जो मराइन एनिमल्स है वो इसको कंज्यूम करती है, जैसे फिशरी हो, और वो फिशरी से जाके ह्यूमन हेल्थ में आ जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं एक बायो एक्यूमुलेशन होता है और बायो मैग्नीफिकेशन होता है। बायो एक्यूमुलेशन फिशरी के फिशरीज जो है, जो मछली है उसको वो प्लास्टिक निगल गई है, ह्यूमन उसको निगल गया है, तो इससे क्या है बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके और बायो मैग्नीफिकेशन भी हो रहा है, ये बढ़ रहा है ट्रॉपिक लेवल पे। देन इसको दूर करने के लिए अभी जो हमने टॉपिक देखा था क्या है, बायो रिमेडिएशन। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन एंड बायो रिमेडिएशन, ध्यान रखिएगा ये 3 टर्मिनोलॉजीज प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। 2010 से प्रेजेंट के बीच में देखें तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्लीन सी कैंपेन चलाया गया था 2017 में, लेकिन इसका कोई खासा अभी तक जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आया है। मतलब अभी भी ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक को लेके जो अवेयरनेस है वो बढ़ना और ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या है, एक तो जो सोर्स है उसको मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम है कि लैंड बेस्ड अर्बन रन ऑफ देखी जाती है, लिटरिंग देखा जाता है, इनएडुकेट वेस्ट सिस्टम देखी जाती है। एनवायरनमेंट के ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो प्लास्टिक क्या है सेंचुरीज तक रह जाती है और ये आपके पूरे फूड चेन को इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिकली अगर देखें तो आपका ग्रॉस लॉस देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट में हो, इनकम में हो, टूरिज्म को इम्पैक्ट करती है। देन मॉनिटरिंग एंड डेटा गैप एक हम देख सकते हैं। तो मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन है सैम्पलिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्वांटिफिकेशन करने में। पॉलिसी एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में अगर देखें तो नो बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट, तो कोई ग्लोबल एग्रीमेंट नहीं बन पाया है अभी तक प्लास्टिक को लेके। हाल ही में चर्चा हुआ था उसमें भी ये फेलियर रहा। और एमर्जिंग थ्रेट क्या है, माइक्रो से भी छोटे लेवल पे नैनो प्लास्टिक आ रही है, केमिकल लीचिंग देखा जा रहा है जो क्या है क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट कर रहा है एज वेल एज ह्यूमन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। बाकी ब्लू प्रॉस्पेरिटी क्या है कि जो ब्लू रिसोर्सेस है उसको बेटर रखना ताकि हम फिशरी टूरिज्म को आगे बढ़ा सके। प्लास्टिक फ्री कॉस्ट लाइन क्या है, डिवॉइड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। मराइन पोल्यूशन क्या है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मराइन इकोसिस्टम में जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करके उसको रीयूज़ करना। माइक्रो प्लास्टिक क्या है, जो 5 mm से कम होते हैं। ब्लू इकोनॉमी ऑलरेडी बताया जो आपके वाटर के ऊपर बेस्ड है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस अगर देखें तो एनवायरनमेंट एथिक्स को हमें देखना है। हमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के व्यू से नहीं देखना है, खाली ह्यूमन यूज़ के व्यू से हम देखते हैं। हमें एक एनलाइटेंड एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म देखना है, तभी हम क्या कर सकते हैं इकोसेंट्रिसिज्म को भी ला सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एक ग्लोबलिज्म लाना ज़रूरी है, जैसे इंडिया नॉर्वे ने जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है पूरे ग्लोब को एक होना ज़रूरी रहेगा। और वास्तविकता या फिर प्रैग्मेटिज्म यही है कि इन सभी चीज़ों को अभी समय रहते ही हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। बाकी ध्यान रखिएगा सोशल लेवल पे हमें क्या करना है, अवेयरनेस रेज करना है, कम्युनिटी को एम्पावर करना है। पॉलिटिकली देखें तो बायलैटरल मल्टीलैटरल लेवल पे ग्लोबल एडवोकेसी करनी है। लीगली देखें तो यूएन क्लॉज जैसे है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, तो इसके ज़रिए क्या करना है पॉल्यूशंस को हमें मैनेज करना ज़रूरी है। एथिकली देखें तो एक आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना काफ़ी ज़रूरी है। इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल जो आपकी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है, जस्टिस है, उसको मेंटेन करना है। इंटरनेशनली देखें तो जो एसडीजी गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहता है। तो इकोनॉमिक अगर देखें तो हम जितना नो डाउट थोड़ा पाइल अप जो हो गया है उसको दूर करने में खर्च होगा, लेकिन उससे आपकी क्या होगी जो देश की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। बाकी एनसीईआरटी से क्या पढ़ेंगे प्लस इसमें आपके कौन से पेपर से जीएस पेपर से अलाइंड हो रहा है वो हमने इसमें बता दिया है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल ट्रीटी को, इन्हेंस करना है डोमेस्टिक रेगुलेशन को, उसमें हम एक्सटेंड
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उनको रेस्पॉन्सिबल होना होगा, पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोट करना है R&D को ताकि हम क्या कर सके, बायो रिमेडिएशन को ला सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक शिफ्ट देखनी काफ़ी ज़रूरी है, हमें इंसेंटिवाइज करना है सर्कुलर इकोनॉमी को वाया सब्सिडी ताकि हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। इंटरनेशनल लेवल पे स्केलिंग करनी है जैसे इंडिया ने रेप्लिकेट किया है इंडिया नॉर्मे मॉडल को। देन मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, रियल टाइम में ट्रैक करते रहना है जो भी पोल्यूशन है। तो इसी तरीके से बाकी आर्टिकल्स को भी दिया गया है। AMR के ऊपर मैंने ऑलरेडी आर्टिकल पहले डिस्कस किया है। ओके फिर आपके एक्सप्लेनिंग इंडियाज़ ग्रोथ फ्लक्चुएशन, तो किस तरीके से इंडिया का ग्रोथ जो है फ्लक्चुएट कर रहा है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो इसमें हम हिस्ट्री का प्री इंडिपेंडेंस में कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा था, फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कैसा हुआ, ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होंगी। तो ये सभी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, 7-8 और आर्टिकल है, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। और जो PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। और 2 ही आर्टिकल इसीलिए समझाते हैं क्योंकि 2 आर्टिकल में हमें लगभग कभी 20 कभी 30 मिनट लग जाता है। तो अगर हम बाकी 8 आर्टिकल को समझाने लगे तो उससे क्या है, वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का बन जाएगा। तो इसीलिए हम इस 2 आर्टिकल को समझा रहे हैं और हर दिन कोशिश करते हैं कि जो नहीं समझाया था पास्ट में उसको हम समझाएं। ओके, तो आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।